क्या है? प्रियम्बल याद करना है कि नहीं? जरूरी है नहीं है पता? हाँ, है जरूरी नहीं है? ए में कौन कि जरूरी है में कौन कौन है? हुँ? जरूरी नहीं में और पता नहीं में कि पता नहीं कि जरूरी है कि नहीं है। हुँ? बहुत जरूरी है ना? क्यों जरूरी है? क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम रट नहीं सकते हैं। प्रियम्बल तो रट सकते हैं। रट्टू टोटा जैसा इसको रट लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी बात लिखी हुई है ना, वो बहुत मतलब की बात लिखी हुई है। उतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को एक पेज में लाना। सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया का क्या आइडेंटिटी है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सबका वर्ड हम मतलब बता सकते हैं, लेकिन हम लोग आ जाएंगे रिपब्लिक पे। रिपब्लिक कहाँ से लिया गया है? बोरोड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी? पहले आते हैं सिस्टम पे, ठीक ना? सिस्टम कितने टाइप का हो सकता है? दो, मोनार्की एंड एनार्की। ठीक है, मोनार्की मतलब किंग या क्वीन। एनार्की, ठीक है, कौन हो सकता है एनार्की में? है ना? डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक, और एक बोलते हैं नॉन ट्रेडिशनल मोनार्क। ठीक ना? ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रिविलेज नहीं है। मेनली डिक्टेटरशिप किसको कहते हैं? यहाँ क्राउन है, यहाँ कौन हो गया? मिलिट्री। यहाँ क्राउन है, यहाँ कौन हो गया? ठीक है, इसमें इलेक्शन, ये क्या है? बाय बर्थ, हेरिडेटरी, जन्म हुआ हो गया। अनार्की में इलेक्शन। ठीक है, हम एक चीज आपको बताएंगे कभी, है ना, कि इंडिया क्या था। इंडिया गुलाम था, स्लेव। गुलाम का मतलब क्या होता है? स्लेवरी, है ना? था या नहीं था, कब गुलाम हुआ नहीं हुआ, था भी या नहीं भी, ये भी बताएंगे। लेकिन आज थोड़ा टाइम का कमी है, तो इतना ही सीखते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्टेड है हेड, लेकिन सुप्रीम पावर किसके पास है? इलेक्टेड हेड है, लेकिन सुप्रीम पावर वेस्ट किसके अंदर करता है? सुप्रीम पावर वेस्टेड टू पीपल, है ना? तो ये दोनों सेटिस्फाई होगा तो हम क्या बोलेंगे? रिपब्लिक। ये अगर नहीं हो रहा है, ये है, तो क्या बोलेंगे? ये है भी या नहीं भी, है ना?
कोई जरूरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी, ठीक है ना। क्या हो गया, एक इलेक्टेड हेड होना चाहिए और पावर वेस्टेड टू पीपल, सुप्रीम पावर। फ्रांस क्या है, रिपब्लिक। हम लोग वहीं से लिए तो वो तो रिपब्लिक होगा ना यार, है ना, ठीक है। तो फ्रांस को बोला जाता है फिफ्थ रिपब्लिक, इसका मतलब फ्रांस को बोला जाता है फिफ्थ रिपब्लिक, मतलब पांचवा कंट्री वर्ल्ड का जो फिफ्थ रिपब्लिक हुआ होगा, नहीं, फिफ्थ रिपब्लिक मतलब वो एक मॉडल को अपनाया, एक रिपब्लिक मॉडल को अपनाया, लगा कि नहीं अच्छा नहीं है, आप एक शेड्यूल बनाए, लगा अच्छा नहीं है हटाओ, फिर एक नया शेड्यूल बनाया, अच्छा नहीं हटाओ, फिर एक शेड्यूल बनाया, अच्छा नहीं हटाओ, फिर एक बनाए नहीं, फिर ये, हाँ ठीक है। एक चीज आप क्या देख रहे हैं, जब जब आप शेड्यूल बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होते जा रहे हैं, तो ये जो फॉर्म है दिस इज द मोस्ट अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ रिपब्लिक, और इसको अपनाया गया है एज अ फिफ्थ रिपब्लिक। मतलब हम कंजिक्यूटिवली रिपब्लिक के दौर पे आगे बढ़ते गए और एक मॉडल को अपनाते हैं जो मेरा पांचवा मॉडल है, मेजर चेंज। जैसे हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि मेजर एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट को, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया गया। उस तरह से रिपब्लिक के जितने भी प्रोविजंस थे उसको टाइम टू टाइम अमेंड करते गया फ्रांस, और आज कहां पहुंचा है, फिफ्थ रिपब्लिक स्टेटस पे, ठीक है ना। कब ये बना फिफ्थ रिपब्लिक, 1958, और तब से लेके आज तक यही मॉडल पे काम कर रहा है, ठीक ना। रिपब्लिक है तो कौन सा सिस्टम होगा, पार्लियामेंट्री की प्रेसिडेंशियल, कुछ भी पहले बोल देना है, उसके बाद फिर सोचना है, फिर बोलना है कि सर आधे लोग बोल देते हैं पार्लियामेंट्री, आधे लोग बोल देते हैं प्रेसिडेंशियल, आप यहाँ बैठे हैं जो स्पीकर, दीजिए कास्टिंग वोट, और जो वोट से जीता वो वोट हो गया, आधे इस तरफ आधे उस तरफ, और एक वोट आप दीजिए। दोनों हो सकता है, रिपब्लिक है, अब उसके अंदर है कि वो क्या ले, वो क्या अडॉप्ट करे, प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री। फ्रांस कौन सा अडॉप्ट किया है, फ्रांस कौन सा अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री। हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। और पार्लियामेंट्री में हम एक चीज और देखते हैं, है ना, कि हमारे यहाँ डुअल एग्जीक्यूटिव है। क्या है, इंडिया में क्या है, डुअल एग्जीक्यूटिव, मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव, पीएम। अरे इतना क्या सोचना, एग्जीक्यूटिव, दोनों एग्जीक्यूटिव है, ऊपर डुअल एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ, दो लोग का नाम लिखे, दोनों एग्जीक्यूटिव है, तो अपने यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, डुअल एग्जीक्यूटिव का, पीएम भी एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव। क्यों दो पोस्ट बनाया गया, चेक एंड बैलेंस, है ना। अगर ये नहीं रहेगा हम, तो पीएम का मनमानी चलेगा या प्रेसिडेंट का मनमानी चलेगा, दो लोग रहेंगे तो ऑटोक्रेटिक नहीं हो पाएगा। ऑटोक्रेटिक का मतलब डेमोक्रेसी से अलग एक कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी का अपोजिट। ऑटोक्रेटिक बनने से कौन रोकता है, डुअल एग्जीक्यूटिव। एक कंपनी में दो लोग हैं, एक लोग रहेगा मनमानी ज्यादा होगा, दो लोग रहेगा थोड़ा चेक एंड बैलेंस। इस कारण क्या कॉन्सेप्ट अपनाया गया, डुअल डुअल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने साल का, 5 साल, प्रेसिडेंट, ठीक है। हम लोग इंडिया नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट इन इंडिया, वी आर इन फ्रांस। 7 ईयर्स, इसको कम करके कर दिया गया 5 ईयर्स,
है ना। और मैक्सिमम पहले था कि कितना भी बन सकता है, कितने बार भी, अब क्या कर दिया गया है, मैक्सिमम 2 टर्म। कब से ये हट गया, कब से, कब से 2018। और कुछ, इनका भी 2 असेंबली है, अपने यहाँ 2 हाउस है, इनके यहाँ भी 2 हाउस है। हाउस का नाम, एक हाउस का नाम नेशनल असेंबली। वो लोग नेशनल असेंबल कुछ वैसा बोलता है फ्रेंच में, अपने को आता नहीं है फ्रेंच, तो इंग्लिश में लिख दिए, है ना। ये भी लिख दीजिएगा चलेगा, नेशनल असेंबल वगैरह कुछ कुछ बोलता है। अपने यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, डिप्यूटी। ठीक है। अपने यहाँ इलेक्शन इंडिया फ्रांस, अपने यहाँ इलेक्शन कैसे होता है, एपीटीपी। उनके यहाँ 2 राउंड इलेक्टोरेट। अपने यहाँ एपीटीपी मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब एपीटीपी मतलब वही ना बोले, बैठ के सुनना नहीं है, पूछना है ना। यहाँ जो खड़ा है वो अपना पढ़ने के लिए नहीं आया है, किसके लिए आया है। एपीटीपी का मतलब देखो, ABCD, है ना। ई, मान लो 5 कैंडिडेट उठा, वोट देने जाते हैं, वोट इसको मिला 10, 12, 5, 7, 6, कौन बनेगा MP, ए क्यों बनेगा, 10 वोट में ए बन जाएगा, 12 वोट पे बी नहीं बनेगा, बी डी 6 वोट में है, बी क्या बन गया, MP। क्यों बना, सबसे ज्यादा वोट। इलेक्शन कितने बार हुआ, एक बार, इलेक्शन एक बार हुआ, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, दौड़ने वाला ये है पोस्ट का मतलब जैसे फ्लैग पोस्ट, खंभा, है ना। तो जब आप दौड़ते हैं तो क्या रहता है, 2 खंभा लगा रहता है, बीच में रिबन, दौड़ना शुरू किया आदमी, जो पार कर गया वो टॉप। कौन टॉप करता है, जो पहला पार करता है, फर्स्ट पहला, पास्ट पार किया, द पोस्ट, जिसने सबसे ज्यादा मार्क्स फर्स्ट टाइम में, सबसे ज्यादा वोट फर्स्ट टाइम में लाया, उस वही सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसी सिस्टम से अपने यहाँ इलेक्शन होता है, इसी सिस्टम से अपने यहाँ MP MLA कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है उसका क्या ये है, फर्स्ट पास्ट। उनके यहाँ क्या है, 2 राउंड इलेक्टोरेट, मतलब ABCD, 4 कैंडिडेट उठा, 10, 12, 5, 15 वोट मिला, ठीक है। ये 1 राउंड हुआ, ये सेकेंड राउंड हुआ। दो कैंडिडेट उठाए जाते हैं, मेजर, कोई भी कितना भी ये हो, इलेक्टोरेट हो, कितना भी उसमें चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन कितने उठाए जाएंगे, 2। फिर उनका इलेक्शन कराया जाएगा। सबसे ज्यादा वोट किसका था, यहाँ डी को था और बी को था, दोनों को उठाए, है ना। तो मान लो कि यहाँ पर आने पे इसको 25 वोट मिलता है, इसको 15 वोट मिलता है, मिला लीजिएगा ना थोड़ा सा।
उसमें सबसे ज्यादा जिन लोगों को मिलेगा। हाँ सबसे ज्यादा 2 जिसको, जैसे इसमें 15 और 12, ठीक है ना, यहाँ गए है ना, फिर से वोटिंग हुई, यहाँ पर इंडिया में रहता तो कौन जीत जाता, डी। यहाँ पर या तो हो सकता है कि बी को 10 मिले और डी को फिर 25 मिल जाए, है ना। अगर ये केस होगा तो कौन जीत जाएगा, इंडिया में होता तो डी तो जीत गया था, लेकिन फ्रेंच में है तो बी भी जीत सकता है या डी भी जीत सकता है, डिपेंड कि नेक्स्ट राउंड में किसको ज्यादा वोट मिलता है। अगर ये केस होगा तो बी जीत जाएगा, ये केस होगा तो डी जीत जाएगा। समझ में आया। 2 राउंड इलेक्टोरेट अपने यहां नहीं है, अपने यहां नहीं ना है, ठीक। और कुछ जानना है, और कुछ जानना है क्या। फ्रांस में है 5, 7, 3 सीट्स। अपने यहां कितना है, फ्रांस छोटू सा देश, इंडिया बड़ा देश। फ्रांस हमको लगता है कि यूपी मध्य प्रदेश जोड़ दिया जाए उतना बड़ा है इंडिया का। इंडिया इतना बड़ा देश, इतना कम सीट, इतना ज्यादा सीट क्यों। सबसे बड़ा देश इंडिया का मतलब पूरे वर्ल्ड का, रसिया, है ना। टाइम जोन जानते हैं, टाइम जोन क्या होता है, जितना बड़ा देश होगा उतना बड़ा टाइम जोन होगा, बस सिंपल। जितना बड़ा देश उतना बड़ा टाइम जोन होगा, है ना। तो रसिया के पास कितना है, 11, अब शायद नहीं 11। और फ्रांस के पास 2। ये चीज समझना है, ठीक ना। इंडिया के पास कितना है, 1 है। रसिया, इंडिया 1 ही अपनाया, इंडिया चाहे तो अपना सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे जब भोर होता है तब जम्मू कश्मीर वो बिल्कुल अंधेरा रहता है, लेकिन इंडिया चाहता है कि नहीं 1 ही हम रखें। रसिया में कितने हैं, 11। फ्रांस छोटू सा देश कितना है, ये क्या हुआ, मतलब घरे घर चेंज हो रहा है टाइम है। इसका मतलब यही ना हुआ कि हर गली मोहल्ला में अपना अलग टाइम चल रहा है। हम्म हम्म ये कॉलोनीज है, ये तो अब खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे छोटे 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 जो पोर्ट्स है ना, वो किसके कब्जे में है, फ्रांस। तो उन छोटे जगह पे मान लीजिए कि इंडिया के नीचे उसका कोई फ्रांस के कब्जे में है, तो उसका अलग टाइम जोन होगा। ऐसे करते करते छोटे 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 ढेर सारे आइलैंड हैं जो फ्रेंच कॉलोनी आज भी हैं, तो उन सबका अलग टाइम जोन, ऐसे 13 टाइम जोन है। समझ में आया। फ्रांस बड़ा नहीं है, दायरा बड़ा है। आपका घर किसी का छोटा है लेकिन 17 जगह घर है, बस वही। फ्रांस छोटा है लेकिन इतना जगह है कि उसका अलग अलग टाइम जोन है, बस हो गया। और कुछ जानना है इसमें, कैबिनेट मीटिंग कौन वहां प्रिसाइड करता है, कैबिनेट मीटिंग कौन प्रिसाइड करता है, कहीं का भी। हम लोग तो फ्रांस में है ना अभी। तो प्रेसिडेंट अपने यहाँ कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। समझ में आ गया। अब इंडिया में आ जाइए वापस, समझ में आ गया इलेक्शन का। और कुछ ज्यादा, यूके का भी इलेक्शन हो गया, लेबर पार्टी जीत गई, वो कल का पेपर में आएगा, कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है, पढ़िए। ठीक है। हम पढ़ाए थे पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था यूनियन में, है ना। आज पढ़ाएंगे इलेक्शन जो हो रहा है झारखंड। हम झारखंड के परस्पेक्टिव में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ओवरऑल कि किसी स्टेट में होता है तो कैसे होता है, ठीक ना। बाकी न्यूज में क्या है ये पढ़ लीजिएगा, क्या बीजेपी क्या जेएमएम, है ना। नॉट वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, इशू क्या है, ठीक ना।
एकदम आसान से भी आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। चलते हैं, फ्रांस गए थे ना हम लोग, वहां से रिटर्न भी आना पड़ेगा। कैसे आइएगा रिटर्न? फ्लाइट से। अपने पास उतना पैसा ही नहीं कि फ्लाइट से आ सके, हम नाव से आएंगे। कैसे आएंगे? नाव से, ठीक है ना। ये क्या है? नाव। कौन कौन फ्लाइट से आ रहा था यहाँ पर? सारे लोग, ढेर लोग। ये जितना है ना गोल, ये आदमी बैठा हुआ है। कितना आदमी बैठा हुआ है? 15% ऑफ। यहाँ भी कुछ लोग हैं जो डूब गए। क्या हुए? डूब गए। क्या हो गया? 100% आदमी था, 15% का ही बिठाने का कैपेसिटी था। 15% को हम नाव में बिठा दिए, बाकी डूब गए। डूब गए नहीं, तैर रहे हैं, ठीक है ना। एक एक आदमी भी चाहिए, नाव तो अपने चलेगा नहीं। एक कैप्टन है इसका, कौन है? कैप्टन, पिंक कैप्टन। ये क्या कर रहा है? चप्पू चला रहा है। ये क्या है? देखिए, ये जो समंदर है इसको बोलते हैं असेंबली। समंदर है, इसको क्या बोलते हैं? असेंबली। इधर लोकसभा और स्टेट असेंबली, या तो लोकसभा या स्टेट असेंबली, ठीक है। सेकंड, वोट। क्या है? गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट। जो लोग चढ़ गए ऊपर, जो बोट के ऊपर है, ये बोट है उसके ऊपर है, ये कौन है? सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 15% आइदर स्टेट असेंबली आइदर लोकसभा, है ना। लेकिन 12 से कम नहीं होने चाहिए किसी भी स्टेट में, 12 से कम नहीं होने चाहिए। ये कौन है? आइदर पीएम आइदर सीएम। यूनियन में है तो पीएम, स्टेट में है तो सीएम। और जो नीचे हैं तैर रहे हैं वो मेंबर्स, या तो एमपी या एमएलए। समझ में आया? ये समझ गए? पूरा समझ जाएंगे। एक नदी, एक ये है समंदर है ना। उस पे एक बोट है, उस बोट पे कुछ लोग को बिठा दिया गया, क्योंकि 15% ही कैपेसिटी थी बैठाने की। 15% लोगों को बिठा दिया गया, वो लोग साथ में मस्त घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। किसके साथ? पीएम सीएम के साथ, है ना। और ये चल रहा है, ठीक है। आगे थोड़ा सा बाढ़ आता है या फिर वेव ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है ना कि यहाँ से एक आदमी गिर जाता है नीचे। क्या हुआ? यहाँ से एक पर्सन गिर गया नीचे। बोट को रोका जाएगा? रोका जाएगा नहीं, बोट चलता रहेगा। अरे ठीक है, एक दो गिर गया भी तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। दो गिर गया, बोट चलता रहेगा फिर रुक जाएगा? चलता रहेगा, ठीक है ना। इसका मन करेगा, किसका? सीएम या पीएम का। तो वो चाहेंगे तो अरे दो लोग गिर गए, दो लोग को उठा लिया जाए। या तो यही हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं, दो लोग को उठा लिया जाए लेकिन बोट को रोका नहीं जाएगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? मान लो ये गिर गया, है ना। मान लो ये गिर गया नीचे, तो बोट को रोकेगा कि? बोट को रोकेगा नहीं, बोट को पूरा पलट दिया जाएगा। जितना लोग है सबको गिरा दिया जाएगा,
है ना। उसके बाद फिर एक आदमी नया चढ़ेगा, है ना, उस बोट का कैप्टन, और फिर इसमें से एनी ऑफ सब गिर गए तो किसी को 15% को बिठाया जाएगा, फिर से बोट चलना शुरू। ये बोट क्या है? गवर्नमेंट है, ये चलती रहेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, है ना, ये बोट रहना चाहिए। और ये कौन हो गया पिंक वाला? पीएम या सीएम, है ना। अगर पीएम या सीएम गिरता है तो पूरी मंत्री परिषद गिर गई, है ना, फिर से नहीं बनेगी। लेकिन अगर मंत्री परिषद का एक दो इधर उधर हुआ तो फिर बहुत फर्क नहीं पड़ता, किसी को उठा लिया जाएगा, किसी को बिठा दिया जाएगा। रेसिडुअल लिगेटी कौन है? हु इज द रेसिडुअल लिगेटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? मतलब जानते हैं, सबको प्रभार बांटा, बच गया, किसके पास चल गया? सीएम के पास। एक दो गिर गया, अगर नहीं लेना है तो उसका प्रभार सीएम पास या पीएम पास, है ना। समझ में आया? ये भूलिएगा नहीं, एक कॉन्सेप्ट है। टुगेदर वी सिंक, सिंक मतलब डूबना, टुगेदर वी स्विम। अगर स्विम करेंगे तो साथ में, और डूबेंगे तो स्विम मतलब बोट में स्विम, नीचे वाला नहीं, है ना, बोट वाला। समझ में आया क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर गया तो पूरा मंत्रिपरिषद, चंपई जी गए तो पूरा मंत्रिपरिषद गया, अब हेमंत जी आएंगे तो नहीं। समझ में आया? आर्टिकल आर्टिकल कौन सा आर्टिकल बताओ? 75 में तो ये था, 75 में तो ये था यूनियन। बताया था ना सस्ता सी सेट बताएंगे, तो सीओएम का जो है 75(3) किसमें है? यूनियन। किसका है? यूनियन। इसमें सस्ता सी सेट लगा के प्लस 89 जोड़ दो, कितना आया? 164। ये आर्टिकल नहीं है, ये सस्ता सी सेट है, ठीक है ना। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि आपको स्टेट यूनियन बताएंगे, उसमें कुछ ऐसा प्लस माइनस, ज्यादातर में हम बताएंगे कि एक ही जैसा रहता है पूरा ट्रेंड। इसमें 100 प्लस करना है, किसी में 101, और मैक्सिमम में 89, 70-80% में 89 ऐड करना, वो हम बता देंगे। तो क्या आ गया? स्टेट। समझ में आया? लिख लीजिए।
क्या है, पढ़िए। ठीक है, ओथ, ओथ क्या होता है? शपथ ग्रहण। आप लोग को बताए थे शपथ ग्रहण का, बहुत डिटेल में पढ़ाए थे शपथ ग्रहण, याद है? नहीं बच्चे, क्या करिएगा? पूछिएगा, पता कीजिएगा पहले, ये नहीं कि नोट्स ले लिए और लिख लिए नहीं। ओथ, कल चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड भी चेंज हुए। कौन बने? विद्युत सारंगी जी, है ना। और सीएम भी कौन बने? हेमंत सोरेन। ठीक है, ओथ कहां से लेंगे? शेड्यूल 3। ठीक है, एक हो गए हमारे सीएम, एक हो गए हमारे झारखंड, झारखंड चीफ जस्टिस, है ना, या किसी स्टेट। झारखंड एक रेफरेंस है, स्टेट। ये भी ओथ लेंगे, ये भी ओथ लेंगे, दोनों शेड्यूल 3 से लेंगे, सेम लेंगे, सेम ओथ लेंगे ना, तो अलग अलग सेम चीज लिखा हुआ रहेगा, तो अलग अलग। सीएम कितना ओथ लेंगे? 3, 2 इनके लिए और 1 इनके लिए भी यही ले लेंगे क्या? और ये कितना लेंगे? ये क्या बोलेंगे? कौन कौन शपथ लेंगे? ट्रूथ एंड एलिजेंस, सत्य एवं निष्ठा, और सेकंड सेक्रेसी। और ये जो लेंगे, ये क्या चीज का शपथ लेंगे? अपहिल्ड, है ना। प्रिजर्व करने का भी लेंगे, ये प्रिजर्व, प्रिजर्व करना कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ, सीजीआई, ये लेंगे कि नहीं? स्टेट, अभी जो विद्युत सारंगी जी बने वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिजर्व करने का लेंगे? कौन लेंगे वो? ये आइदर या यूनियन। हम आपको बताए थे कुछ, क्या बताए थे कॉन्सेप्ट? पीपीडी, पीछे पेज पलटिए, प्रोटेक्ट प्रिजर्व डिफेंड, प्रोटेक्ट प्रिजर्व डिफेंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन लेंगे? दो ही लोग, तीसरा कोई नहीं। ये पढ़ाए थे, जब लिखा हुआ है तो फिर क्यों परेशान होना, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं भिड़ाना है ना। पीपीडी आएगा, प्रोटेक्ट प्रिजर्व डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम दिमाग नहीं भिड़ाना, मार देना है प्रेसिडेंट गवर्नर। अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं भिड़ाना, डाल देना है चीफ जस्टिस या जस्टिस, जज जो भी, है ना। और हमको नहीं समझ में आता क्या प्रोटेक्ट होता है क्या प्रिजर्व होता है, हम देखेंगे ही नहीं, जो लिखा हुआ है हम मान लेंगे, ठीक ना। अगर पास करना है तो यही तरीका है, नहीं तो अगर उसमें पीएचडी करना है तो फिर चले जाओ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कराओ, ठीक है ना। हम सिंपल जानेंगे, पीपीडी आया तो प्रेसिडेंट गवर्नर, और अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन आया तो जज सीजीआई एनीथिंग, है ना। हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। एक न्यूज है, इस न्यूज के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे बाद में कभी, ठीक ना। इस न्यूज में आप एक ये वाला पूरा पढ़ लीजिएगा ना। लेट मी होप दैट इंडिया विल कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल एंड वर्क विथ अस टू आइडेंटिफाई दोज कंपनीज दैट आर फ्यूलिंग द रशियन वार मशीन दैट हैज टेकन 10,000 ऑफ लाइव्स। बता ही देते हैं, ये स्टेटमेंट कौन बोले हैं? कौन बोले हैं? यूएस से बोला गया, ठीक ना। यूएस के कौन बोले हैं?
यूएस के एम्बेसडर, क्या नाम है? एरिक गरकटी। क्या है ना कि जैसे इंडिया का हमेशा से नेचर रहा है हेल्पिंग नेचर, है ना, तो अगर दूसरे कंट्री को ये जाता तो जाता कि नहीं, हम आप रोको। अगर कोई ऐसी कंपनीज है, जैसे मशीनरीज के बारे में पिछले बार बताए थे, कुछ प्राइवेट ग्रुप्स जो होते हैं, अगर वैसा होता तो दूसरे को बोल दिया जाता कि आप रोको, लेकिन इंडिया को क्या बोला जा रहा है कि आप एक बार देखिए। एक होता है वीटो, एक होता है ऑर्डर, एक होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कारण क्योंकि अपना वैसा नेचर रहा है, हमने क्या हमेशा से अपनाया है, ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट, तो उसका एक ये दिखता है। तो हम जो अगर फॉरेन का ऑर्डर्स वगैरह भी देखते हैं तो ढेर सारे ऑर्डर में हमारे लिए रिक्वेस्टिंग नेचर रहता है। पाकिस्तान के लिए आएगा तो वही ऑर्डर, पाकिस्तान जाना जरूरी होता है। ये इथिक्स का चीज है, मतलब वैसा कोई आएगा तो कर लिए, नहीं तो नहीं। ये क्या है, इसमें फोटो तो बहुत धुंधला आया है। ब्रह्मपुत्र में है तो वो घड़ियाल दिखा, फीमेल घड़ियाल, है ना, फीमेल घड़ियाल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 75 ईयर्स में फर्स्ट टाइम दिखा, लास्ट 75 ईयर्स में ये फर्स्ट टाइम फीमेल घड़ियाल दिखा। तो अपने पास घड़ियाल का सबसे बड़ा हैबिटेट जो है घड़ियाल का कहाँ है? इस पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ है? काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या? क्यों बोले थे कि ये पता होना चाहिए? समझ गए? उस दिन आप लोग पढ़े थे एनसेम्बल्स ऑफ होयसला, है ना, कर्नाटक का। आज क्या पढ़े? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जरूरी है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड, मतलब इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मिक्स्ड स्टेटस। अलग अलग स्टेटस है उसमें, मिक्स्ड में, मिक्स्ड मिश्रित, बस जान लीजिए मिश्रित कुछ होता है, बाद में किसी दिन पढ़ाएंगे ना, डिटेल्स पढ़ाएंगे। तो मिश्रित में कौन एक है? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना, समझ गए? इंपॉर्टेंट है। क्या होता है घड़ियाल? घड़ियाल किसकी प्रजाति है? ये आप लोग के लिए लेके आए हैं इसी कारण कि ज्यादा समझ हो। इंडिया में 3 प्रकार के, इंडिया में क्रोकोडाइल के 3 प्रकार। कौन कौन? साल्ट वाटर, सेकेंड मगर, मगरमच्छ जिसको बोलते हैं ना, और थर्ड घड़ियाल, ठीक है। साल्ट वाटर, मगर और घड़ियाल में क्या अंतर है? ये घड़ियाल, घड़ियाल कैसे जानेंगे? ऐसे लंबा मुंह, आगे क्या? घड़ा, घड़ी याल, आगे घड़ा, पॉट। इस पार्ट को देखिए, लग रहा है कि पॉट उल्टा रखा हुआ है, दिख रहा है? क्या लग रहा है? पॉट उल्टा रखा हुआ है, इसी कारण इसका नाम घड़ियाल, है ना। सेकेंड मगर, है ना, मगर कहाँ पाया जाता है? जनरली जो हम लोग देखते हैं मगरमच्छ देखते हैं, क्यों? क्योंकि ये फ्रेश वाटर वगैरह में पाया जाता है, लेक हो गया, झील हो गया, नदी हो गया। अपने यहाँ क्या है ज्यादातर इस एरिया में, बीच वाला एरिया सेंट्रल पार्ट है, इसमें ज्यादा क्या पाया जाएगा? मगरमच्छ। और साल्ट वाटर, साल्ट वाटर से क्या पता चल रहा है? साल्ट और वाटर कहीं ऐसे एरिया में होगा जहां पर समुद्र होगा। ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन, इस सब के एरिया में ज्यादा पाया जाता है, जहां पर मार्स एरिया हो, जहां पर वेटलैंड्स हो, उस टाइप में पाया जाता है, ठीक ना। इसमें सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन किसका कम है?
घड़ियाल का, उसके बाद मगर, उसके बाद सॉल्ट वाटर, है ना। ठीक है, तो जिसका सबसे ज्यादा कम है, जिससे सबसे ज्यादा किसका, साल्ट वाटर का, तो लिस्ट कंसर्न आईयूसीएन स्टेटस में अलग अलग होता है, जिसमें लिस्ट कंसर्न हो गया, वल्नरेबल हो गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, है ना। जैसे ये इंडेंजर्ड हो गया, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। तो मगर किस में है, वल्नरेबल, और घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो इसको बचाया जा रहा है। घड़ियाल के लिए सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर इंडिया का कहाँ है, चेन्नई, चेन्नई या बेंगलुरु में है, चेक कर लीजिएगा, फैक्ट हमको पता होता नहीं है ना, फैक्ट हमको चेन्नई या बेंगलुरु में है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक ना। सबसे बड़ा रेप्टाइल कौन है, रेप्टाइल मतलब जानते हैं ना, सरीसृप, कौन है, क्रोकोडाइल में कौन सा, साल्ट वाटर, कौन सा, सॉल्ट वाटर। इसके दांत भी बहुत नुकीले होते हैं, इसमें और इसमें मेनली क्या अंतर होता है ना, कि इसके जो दांत है ना थोड़े छोटे होते हैं, और इसका जो दांत देखो पार हो जा रहा है, और इसका साइज बड़ा, है ना। उसके बाद इसका हैबिटेट रहने का जगह अलग है, इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि, इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि क्या देखते हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, बाकी सेम ही लगता है। इसका किस लेवल पे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, माउथ, माउथ क्या है, फॉर्सेप्ट, ठीक है। तभी बोला जा रहा है कि वहां जो अगर फीमेल घड़ियाल पाई गई है तो कुछ ब्रीडिंग सेंटर से मेल घड़ियाल को लाया जाए, मीटिंग कराया जाए, और कुछ नेचुरल जो हैबिटेट है उसको ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास बचाया जाए। क्या है, रेडियो बायो डेंटिस्ट, रेडियो बायो डोसीमेट्री, ये क्या है, ये टर्म सिर्फ समझते हैं ना, बाकी इस टर्म में कुछ नहीं लिख रखा हुआ, यही समझ लेते हैं। रेडियो बायो डोसीमेट्री, रेडियो बायो डोसी, है ना, मेट्रिक। रेडियो मतलब आराम से बैठिए, वैसे बैठना अच्छा लगता है, हाथ हटाइए ना, आराम से स्टूडेंट जैसा बैठिए ना। रेडियो मतलब रेडिएशन, है ना, रेडियो वेव वगैरह। बायो टिश्यू सेल वैसा से रिलेटेड। डोसी में डोज मतलब कितना डोज दिया जाए, है ना। बच्चे को गए डॉक्टर पास, 1 चम्मच दवा पिलाना है या 2 चम्मच पिलाना है, उसका डोज होता है। ऐसा तो नहीं खांसी है पूरा 1 बोतल पी लिए 1 दिन में, ठीक। कोई भी दवा का एक डोज है, 1 टेबलेट खाना तो 1 ही खाना है, ऐसा नहीं कि 10 दिन का 1 ही दिन में खा लेते हैं, 10 दिन में क्या ठीक होंगे 1 दिन में, वो नहीं। तो ये क्या बोला जा रहा है कि जो MRI वगैरह होता है, CT स्कैन वगैरह होता है, तो इसमें एक टर्म देखना चाहिए कि जो आपका टिश्यू है वो किस लेवल तक रेडिएशन को झेल सकता है, बस उतना ही पेनिट्रेशन होना चाहिए। अगर MRI में गए और मान लीजिए आपकी टिश्यू की कैपेसिटी है 5 मिनट्स तक रेडिएशन झेलने का, अगर 10 मिनट्स का ये है तो उसको 2 पार्ट में करिए, है ना। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेडियो बायोडोसीमेट्री। बहुत सारा ऐसा केसेस देखा गया है कि जैसे कैंसर है, कीमो हो रहा हो, तो डोज के कारण लोगों की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उससे पहले चेक नहीं किया जाता कि आपका टिश्यू कितना बियर कर सकता है रेडिएशन। अलग अलग लोग का अलग अलग क्राइटेरिया है, किसी का ज्यादा कर सकता है, किसी का कम, बस। हाँ, डोज के कारण, है ना। क्या हुआ? अलग अलग होता है, थेरेपी बताया था ना, उसमें एक कीमोथेरेपी होता है, जान लीजिए, बायोटेक में और जानिएगा। दूसरा क्या है कि डोज जो होता है ना, कीमोथेरेपी वगैरह में कुछ हेवी डोजेज दिया जाता है दवा वगैरह का, तो डोज का क्या है कि उसका कोई लिमिट होना चाहिए।
पहले आपका चेक होना चाहिए कि टिश्यू आपका कितना बियर कर सकता है। मान लीजिए कि कीमोथेरेपी में हर किसी को 10-10 दवा दिया जा रहा है, किसी का टिश्यू मान लीजिए 7 ही दवा कैप्चर कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उस हिसाब से उसका थेरेपी होना चाहिए। कीमो में होता क्या है, टाइम कम होता है लोगों के पास, हेवी डोज दिया जाता है, तो इस कारण मेजर डेथ होती है। तो इस डेथ को कैसे सुलझाया जा सकता है ना, समझ में आया। बाकी इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो बाद में पता चलेगा। इस आर्टिकल को आप लोग पढ़िएगा, केवल इसको पढ़ने से क्या पता चलेगा कि कंप्यूटर लिटरेसी क्यों जरूरी है इंडिया में, है ना। क्यों जरूरी है, क्योंकि आज सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है ना। आपको यूपीआई भरना है, आपको किसी सरकारी साइट में देखना है, फॉर्म भरना है, एजुकेशन का ये देखना है, पढ़ाई करना है, एनीथिंग आज डिजिटल हो गया है। अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रखते हैं तो बहुत दिक्कत की बात है। कंप्यूटर का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे बुढ़ापे में कि अब हम सीख के क्या करेंगे, तो इस तरह से क्या होता है ना कि एक ट्रेंड बनते रहता है। हमारे हम जो जनरेशन है कि हम लोग के जनरेशन में लगभग सबको कंप्यूटर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि डिजिटल दुनिया हो गया। बस ये में दिया हुआ है सारा, ये ऐसे लिखने में आपका काम देगा, बाकी कोई वैसा बहुत ज्यादा इसमें दम नहीं है, ठीक ना। एडिटोरियल आता है ना, तो एडिटोरियल में यही सब रहता है और क्या। इसमें कुछ डाटा दिए होंगे, जैसे ये डाटा देखिए कि इंक्रीज ऑफ 18.4% 2017-18 में, 24.7% 20-21 में, है ना। इस तरह से रूरल एरिया में देखा गया कि 11 से 18% का ग्रोथ, और अर्बन में देखा गया 34 से 39.6% तक का ग्रोथ, है ना। तो कुछ कुछ डाटा यहाँ से मिल जाएगा और बस ऐसे राइटिंग में काम आएगा। बाकी एक बार गो थ्रू करिएगा तो बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। डाटा बहुत कुछ याद रहेगा नहीं, है ना, लेकिन एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हो क्या रहा है, करना क्या चाहिए। एडिटोरियल पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट होगा आपको एसे राइटिंग में, बस कुछ डाटा मिल जाएगा एसे राइटिंग के लिए बस। जैसे ये भी एडिटोरियल है, इसमें हमको क्या मिला, क्या मिलेगा कि लैक ऑफ लीडरशिप एट TISS, है ना। तो हम लोग को पास मान लिए आता है कुछ भी लिखने के लिए, एनीथिंग कुछ लिखने के लिए कि हम एजुकेशन लेवल को कैसे सुधार सकते हैं, तो हम क्या क्या पॉइंट लिख देते हैं। लिखेंगे कि सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार के पास फंड नहीं है, सरकार एफिशिएंट काम नहीं करती है, देखती नहीं है, वगैरह वगैरह लिखिएगा। TISS क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। टाटा के पास कौन सा कमी है, ना फंड की कमी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ना टीचर्स की कमी है। वो चाहेगा जिस दिन रिक्रूट करने का, एक सरकारी प्रोसेस बहुत लंबा होता है। अब टाटा को अगर रिक्रूट करना हो तो वो प्रोसेस बहुत शॉर्ट होगा, बहुत एफिशिएंट होगा। उसके बावजूद भी लैक ऑफ लीडरशिप किसी इंस्टीट्यूशन को कैसे नीचे ला सकती है ना। लैक ऑफ लीडरशिप किसी भी एजुकेशन सिस्टम को कैसे नीचे ला देती है, उस पर एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल पढ़ने से हमको क्या होगा, एक ओवरव्यू पता चलेगा, एक हमारा दिमाग खुलेगा कि नहीं सिर्फ ये पॉइंट नहीं हो सकता है। मेरा एक पॉइंट जुट गया, लैक ऑफ लीडरशिप, कि अगर सरकार सब कुछ दे दे, एक बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे, मतलब सारा फैसिलिटी दे दे, वर्ल्ड क्लास टीचर दे दे, लेकिन अगर लीडरशिप सही नहीं है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, सब कुछ है, सारा फैसिलिटी है, नहीं एक लीडरशिप नहीं है, एक हमारा दायरा नहीं है पढ़ाई का, एक पाथ नहीं है, खत्म, जीरो। हम जीरो पे आ गए, सब कुछ होने के बाद भी जीरो पे। बस 2 आर्टिकल पढ़ना है, एक वो एक ये, दोनों पढ़िएगा, निकलेगा इससे कुछ कुछ डाटा भी निकलेगा, कुछ सर्वे का रिपोर्ट भी निकलेगा और कुछ दिमाग भी लगेगा इसमें। क्या है ये, अभी संघाई में मीटिंग हो रही है ना, तो उसमें LAC के बात को उठाया गया। LAC क्या है,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दिख रहा है मैप अच्छे से? इधर पाकिस्तान, इधर चाइना, आप लोगों को दिख रहा है ना? इंडिया ये हो गया, पाकिस्तान चाइना। क्या LOC और LAC ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री है? पॉलिटिकल बाउंड्री है कि नहीं? क्या है? LAC क्या है? कौन सा? चाइना और इंडिया का? देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, ठीक ना? ये हमेशा आपके इसमें आएगा। कभी आप मैप देखिएगा पाकिस्तान का तो ये पार्ट उसके अंदर रहेगा, कभी चाइना का आएगा तो ये पार्ट अंदर रहेगा, कभी इंडिया का मैप छोटा दिखेगा, कभी बड़ा दिखेगा। क्या है ये, है ना? ब्लू से ले जाते हैं, ठीक है ना? ये क्या हो गया? LAC, ठीक है ना? और ये क्या हो गया? LOC। ये क्या हो गया? चाइना इंडिया क्या है? क्या है? अक्साई चीन। पार्ट किसका है? ये किसका पार्ट है? इंडिया का। इसी कारण है POC, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। और इधर अक्साई चीन, चीन ऑक्युपाइड कश्मीर, COK। ठीक है, ये है हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री। याद रखिएगा, पॉलिटिकल बाउंड्री बाहर वाला है। ये क्या है? इसको बोलते हैं, नया कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे आप लोग, सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन, है ना? उन्नीस सौ सीज फायर लाइन मतलब ये समझ गए? इसको थोड़ा छोटा करते हैं। समझ गए थे ना? सीज फायर लाइन क्या है बताते हैं। इंडिया चाइना, ठीक है ना? ये हो गया ज्योग्राफिकल बाउंड्री या पॉलिटिकल बाउंड्री, है ना? ये पॉलिटिकल बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल नहीं, पॉलिटिकल बाउंड्री। ज्योग्राफिकल नदी वगैरह से होता है तो बोलते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है ना? इंडिया चाइना, ठीक है? अब बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट होते रहता है कि हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री कौन सा है। चाइना बोलता है कि ये है LAC, इंडिया क्या बोलता है? बाहर वाला, है ना? तो ये एरिया जो है एक ट्रांजिशन एरिया हो गया, सेम टू सेम पाकिस्तान इंडिया, समझ में आया? एक ट्रांजिशन लाइन ऐसा हो गया कि ना इसका ना उसका, है ना? तो UN इसको बोला सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन मतलब इंडिया जो अपना मिलिट्री है, मिलिट्री बेस या कोई भी काम इस सीज फायर लाइन के आगे नहीं कर सकता है, और उसके लिए सीज फायर लाइन LAC जो है इसके इधर वो अपना नहीं कर सकता। तो जो बीच का जो ट्रांजिशन एरिया बचता है उसमें वो किसी भी तरह का मिलिट्री एक्टिविटी नहीं कर सकता है ना? लोग करते हैं अलग बात है, लेकिन रूल्स में यही है क्या कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मिलिट्री का, ठीक है? चाइना और पाकिस्तान में हाँ, जैसे चाइना को कहा जाता है कि आप इस एरिया में ही रहिए,
है ना। इंडिया को बोला जाता है कि आप इस एरिया में रहे, लेकिन एक ट्रांजिशन लाइन खींच दिया गया, इस एरिया में कोई नहीं आएगा, ये किसी का नहीं है, यूएन बोलता है। और एक लाइन खींच दिया कि ये लाइन है, यहाँ डिस्प्यूट ज्यादा होता है तो इसको सीज फायर लाइन, एक नाम दे दिया और क्या, सीज फायर लाइन। सीज फायर का मतलब क्या होता है, जंगल की जो आग लगती है ना, तो एक फायर बना हुआ रहता है, जहां तक आग लगी है वो लाइन हो गया, उस लाइन के आगे आप नहीं जा सकते, उसको सीज फायर बोल दिया गया। इसके बाद का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ड्रास्टिक एरिया है, स्ट्रेटेजिक एरिया है, जिसपे जाने में कुछ खतरा है, मिलिट्री का खतरा, कुछ भी, एनीथिंग। केवल नाम का, दो नाम रखना था, एक का नाम रख दिया राम, एक का नाम रख दिया श्याम, दो भाई हुआ। ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है तो शुरू से हमारा था, तो कैसे दूसरे का कैसे डिस्प्यूट बन गया, वो पॉलिटिकल में थोड़ा सा बाहर क्या इंडिया चाइना वार हुआ था, है ना, बाउंड्री को लेके हमेशा होता है। आपके घर में भी देखते होंगे कि दो लोग का घर है, जमीन है, तो हमेशा होता है कि ये 2 फीट मेरा है, ये 2 फीट तुम्हारा है। दो घर में देखते हैं ना, लड़ाई किस बात की होती है, जमीन को लेके। अगला बोलता है कि नहीं वहां तक मेरा है, अगला बोलता है नहीं यहाँ तक मेरा है, तो बीच का एक ट्रांजिशन एरिया हो जाता है, वो किसी का नहीं हो पाता, फिर एक सेक्शन 144 लग जाता है उसमें। समझ में आया, सेक्शन 100 न तुम्हारा न उसका, किसी का नहीं, सेक्शन 144 लग गया। वही है, चाइना क्या बोलता है, एलएसी तक मेरा है, एलएसी तक पूरा मेरा है। इंडिया क्या बोलता है, इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, लोग ध्यान नहीं दिए, कश्मीर को एक 370 लगाया गया था, एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया गया था, बहुत सारे ऐसे चीज है जो टूटते जाएंगे। जब इंडिया आजाद हुआ, सरदार पटेल के प्रयास से ही इंडिया इतना ये हुआ, नहीं तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहा था। कश्मीर उस समय ऑटोनॉमी था, महाराजा का शासन, मोनार्की ही चल रहा था, वो डेमोक्रेटिक नहीं हो पाया, इंडिया में नहीं जुट पाया था, बाद में उसका एनेक्सेशन किया गया। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको लेके कश्मीर में ये होता है, डिस्प्यूट होता है ना। तो वो आप हिस्ट्री में भी पढ़िएगा आगे। ये इंडो सीनो वार में हुआ, और 72 में जो है इंडो पाक वार हुआ था, उसी में बांग्लादेश लिबरेट हुआ। इंडो पाक वार हिस्ट्री में पढ़े हैं, दो राजा के बीच में युद्ध हुआ, कलिंगा का युद्ध हुआ, और कलिंगा के युद्ध के बाद कलिंग प्रदेश पूरा आ गया अशोक के कंट्रोल में। बस युद्ध हुआ, जो जीता वो अपना उस पर धाक जमाएगा। यहां पर जीता नहीं पाकिस्तान, लेकिन उस एरिया तक वो कंट्रोल कर लिया, जब तक वो ऑटोक्रेटिक था हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, बहुत सारा ऐसा वर्क होता है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो जुट के आती। हो गया। एक एससीओ में एक चीज हुआ, बेलारूस ऐड हुआ, किसमें, सीएसओ में। दो 2001 में बनी एससीओ, सीएसओ ने एससीओ, सॉरी। और 2016 में फिर इसका एक्सपेंशन होता है। पहले कितनी थी कंट्रीज, 5। 2016 में पहला एक्सपेंशन होता है, कितना साल, 2016, 2000 माइनस करेंगे कितना, 16 साल है। उसके बाद हर साल कोई ना कोई कंट्री ऐड हो रही है, क्यों, क्यों, जब ऐड करना था तो पहले भी कर सकता था। बेलारूस कहाँ है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली समझते हैं, है ना, कि होता क्या है। बेलारूस कहाँ है, यूरोप में, ये पूरा यूरोप है, यहाँ बेलारूस। इस टाइप के कंट्री को पता है क्या बोलते हैं, सैंडविच कंट्री। क्या बोलते हैं, सैंडविच कंट्री। अपने आसपास हो कोई सैंडविच कंट्री, नेपाल, भूटान,
इंडिया चाइना, बीच में सैंडविच बना हुआ। सैंडविच कंट्री का दिक्कत क्या है ना कि उस कंट्री का मतलब बहुत सारा डिसीजन के लिए, ट्रेड के लिए वगैरह वगैरह के लिए कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहता है। अगर नेपाल को ट्रेड करना है बाहर विथ ये रूट, मरीन रूट, तो इंडिया पास आएगा या बांग्लादेश पास जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ सैंडविच कंट्री जो होती है, और बाद में क्या होता है ना कि ये सैंडविच कंट्री अगर छोटे हैं तो ऊपर नीचे वाले जो कंट्री होते हैं कहीं ना कहीं अधीन उसको कर लेते हैं या उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे इंडिया एनेक्सर तो नहीं करता है नेपाल को, लेकिन बहुत सारा सहयोग अपना रहता है ना। भूटान में भी, भूटान को एनेक्सर नहीं करता है लेकिन बहुत सारा सहयोग रहता है। समझ में आ रहा है ना, सिंपल चीजें हैं। तो बेलारूस इसी टाइप का एक कंट्री है ना। तो बेलारूस कंट्री को ऑब्जर्वर कंट्री था, उसको स्टेटस मिल गया एससीओ में मेंबर का, है ना। बेलारूस देखो रसिया से घिरा हुआ है, यूक्रेन से घिरा हुआ है, पोलैंड से घिरा हुआ है और लुथियाना और लथविया कंट्री से, है ना, चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसको किसके अधीन लिया जा रहा है? एचसीओ के अधीन। ट्रेड का तो बेनिफिट नहीं हो सकता। क्या ट्रेड में बेनिफिट करेगा रसिया को या चाइना को बेनिफिट करेगा, है ना। इतनी बड़ी कंट्री है रसिया, इतना डेवलप्ड है चाइना, ये क्या उसको बेनिफिट करेगा? इंडिया अगर सदस्य होता है तो उसका बेनिफिशियरी हमको पता चल रहा है कि सी रूट है अपने पास। तो यूरोप के पास तो रसिया और यूरोप, रसिया अगर यहाँ भी है, रसिया अगर यहाँ भी है तो ये बीच का कंट्री का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है इसका मतलब बनता है, क्या बनता है? दो ग्रुप। नाटो पढ़ाए थे क्या? क्या ट्रीटी में है? रसिया यूक्रेन वार में यूक्रेन क्या बोल रहा है? हमको नाटो का सदस्यता दो। क्यों? नाटो का जो नाटो का आर्टिकल 5 बोलता है, क्या बोलता है? हम्म क्या बोलता है? हाँ, अगर मेंबर कंट्री इधर उधर कुछ किया, जैसे आर्टिकल 5 क्या कहता है, मान लो कि 10 दोस्त का एक ग्रुप है ना, उसमें एक दोस्त कोई आनाकानी कर रहा है तो 9 लोग मिलके उसको पीट दो, है ना। तो क्या होगा उसमें कि एक जो आदमी कोई करना चाहता है बदमाशी, वो नहीं करेगा। 10 लोग का ग्रुप है, कोई एक बदमाशी करना चाहता है, लेकिन उसको क्या डर है कि अगर हम बदमाशी किए तो उधर कितना लोग है? 9 लोग। 9 लोग से तो पारेगा नहीं, पिट देगा। वही आर्टिकल 5 इसमें कहता है कलेक्टिव कॉपरेशन, है ना। आर्टिकल 5 ऑफ नाटो क्या बोलता है? कलेक्टिव कॉपरेशन। तो यूक्रेन क्यों बनना चाह रहा है नाटो का सदस्य? उसी के है, देखो बता रहे हैं, जैसे 10 लोग हैं ना, उसमें एक इसी का मेंबर अगर बदमाशी करेगा तो पीटेगा। अगर बाहर का एक आदमी आया, फॉरेन, फॉरेन क्या मतलब बाहर का कोई भी, इस 10 आदमी का ग्रुप में नहीं है, एक आदमी आया इसमें छेड़खानी किया चाहे फिर बदमाशी किया, तो उसको नहीं पीटेगा, वो उसका हक नहीं है। अपना ही आदमी को पीट सकता है, बाहर के आदमी को नहीं पीट सकता है। तो अगर यूक्रेन उसका सदस्य हो जाएगा तो रसिया कर रहा है बदमाशी, यूक्रेन उसका सदस्य हो जाएगा तो मिलकर रसिया को पीट जाएगा। यूक्रेन सदस्य नहीं है तो रसिया बदमाशी कर रहा है, यूक्रेन सदस्य ही नहीं है तो बाहर से नहीं पीट सकता है उसको। समझ में आया? ये सिंपल समझा रहे, यही चीज जाके नहीं लिख देना है कि पीट सकता है और मार सकता है ना। तो नाटो वर्सेस एससीओ क्या है? नाटो का ढेर सारा ग्रुप बना, है ना। तो रसिया अब क्या जान रहा है कि हम इतनी बड़ी कंट्री हैं, कल के डेट में इसमें 2 कंट्री का मेजर रोल है, एक हो गया रसिया और एक हो गया चाइना। ये लोग क्या सोच रहा है कि अगर रसिया तो है नाटो का सदस्य, है ना, अगर चाह रहा है कि कल के डेट में कुछ भी होता है तो हमको एक ऐसा संगठन बनाना है जो नाटो से भी ऊपर हो, है ना, कुछ ऐसा हो कि अपना एक्सपेंशन ज्यादा हो। तो एससीओ को क्या बनाना है? नाटो लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इसके लिए रसिया चाइना क्या किया है पता है?
रसिया चाइना एक किया है नो लिमिट रिलेशनशिप। एकदम फालतू चीज पढ़ाई हो रही है। रसिया और चाइना दोनों दुश्मन है तो वन नो लिमिट रिलेशनशिप कैसे? रसिया चाइना है ना जी, दोनों का सुनिएगा अलग अलग। तो आप ये भी बोल रहे हैं सर कि अलग अलग, फिर बोल रहे हैं दोस्त भी है दोनों, क्यों? ए बी दोनों एक दुश्मन, दोनों का एक दूसरे का मान लो एनिमी है, फो। एक हो गया सी, ए सी का बड़ा, इससे भी ज्यादा बड़ा एनिमी है, ए भी इससे भी बड़ा एनिमी है, तो इसको कूटने के लिए ये दोनों दोस्त। ये कौन है, समझ में आया? चाइना का दुश्मन, मतलब दुश्मन नहीं, उसका अगेंस्ट में कौन रहता है? यूएसए। और रसिया के अगेंस्ट में तो दोनों मिलके कूट देगा यूएसए को, है ना। और नाटो किसके इन्फ्लुएंस में है? यूएसए। और एससीओ किसके इन्फ्लुएंस में रहेगा? रसिया चाइना में। मतलब अगर लड़ाई हुआ तो बराबर का लड़ाई, है ना। और नाटो बहुत सारा काम करता है यूएसएसआर को कंट्रोल करने का, है ना। बहुत सारा चीज बोला जा रहा है कि एससीओ जो है ना में बेलारूस को ऐड करना, एससीओ का जो गोल है ना कहीं उसको कम कर देगा, ठीक ना। ये सब तो चीज समझ गए। हम लोग किसके तरफ है, नाटो की तरफ कि एससीओ की तरफ? मान लो कि लड़ाई होता है, हम लोग एससीओ के मेंबर हैं, लेकिन लड़ाई होता है तो हम लोग कहाँ रहेंगे? इंडिया चलाती है नन एलिजेंस पॉलिसी पे काम करती है, मतलब इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। हम बुद्धा के जन्मस्थली के हैं, बुद्धा के कंट्री के हैं। हम लोग क्या मानते हैं? पीस, शांति। लेकिन अगर अपने कंट्री में कुछ हुआ तो फिर लाफिंग बुद्धा हो जाएगा। लाफिंग बुद्धा मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन जो हुआ था, न्यूक्लियर बम का जो एक्सप्लोरेशन हुआ था, उसको क्या नाम दिया गया था? बुद्धा हंसे, है ना। पीस कैसे अटेंड किया जा सकता है? पीस कैसे अटेंड किया जा सकता है? दो आदमी में लड़ाई हुआ, गए लड़ाई करने, माथा उथा फोड़ दिए, नहीं होगा पीस अटेंड, कोई नहीं मानेगा। हाथ तोड़िएगा, माथा फोड़ेगा, है ना। बस गन निकाले दिखा दिए, अगला शांत, है ना। अगला को शांत करना तो मारना नहीं है, क्या करना है? गन दिखा देना, बस कोई हार्म नहीं हुआ। वही जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है वही सबसे बड़ा पीस अटेनर है। जिस कंट्री में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर, वो सबसे ज्यादा शांत देश, सबसे ज्यादा एग्रेशन नहीं, सबसे ज्यादा शांत देश, क्योंकि कोई उसे भिड़ेगा नहीं। अगर पता है कि आपके दोस्त के पास गन है, हम उसको हाथ में मारेंगे तो गन दिखा देगा, तो उससे कोई लड़ेगा ही नहीं, है ना। तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी क्या बोलती है कि अगर इंडिया को कुछ होता है तो हम उसके तरफ, है ना, लेकिन हम मध्यस्थ ही अपनाएंगे, ठीक है ना। एससीओ का मेंबर होने से इंडिया को कोई बेनिफिट है कि नहीं है? क्या बेनिफिट है? ये कोऑपरेशन के लिए है, तो एक लिख लीजिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना। दूसरा सोशल कोऑपरेशन, थर्ड कल्चरल कोऑपरेशन, फोर्थ मिलिट्री या डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है ना। डिफेंस लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं, डिफेंस या एनर्जी कोऑपरेशन। बस हो गया, 2 मिनट की क्लास और है, ठीक है। एक चीज और लिखिए, सबसे ज्यादा वो ये करता है ना कि कल्चरल कोऑपरेशन बना रहे। अगर एक जैसा कल्चर रहेगा तो लोग ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, है ना। इसके लिए क्या की है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, फ्रांस को लेके। इसके लिए क्या की है सीओ,
कल्चरल कैपिटल बनाना शुरू की, मतलब जितने इसके मेंबर कंट्री हैं उनमें कुछ कल्चरल कैपिटल बनाया जाए। कल्चरल कैपिटल का मतलब जैसे इंडिया झारखंड का कैपिटल रांची, लेकिन अगर यहाँ का कल्चरल कैपिटल बनाया जाए तो कुछ ऐसे जगहों को बनाया जाएगा जो कल्चर में आ गया, जैसे मलूटी गांव यहाँ का हो गया, है ना। वैसे इंडिया का मान लीजिए देखा जाए तो अलग अलग टाइप का टैग दिया जाता है, सिटी ऑफ जॉय हो गया, पिंक सिटी हो गया, है ना, सिटी ऑफ लेक्स हो गया। तो उस तरह से अगर हम कल्चर को लेंगे तो बहुत सारे ऐसे, ऐसा तो नहीं कि न्यू दिल्ली अगर कैपिटल है तो न्यू दिल्ली ही होगा मेरा, ये कल्चर कहीं भी इवॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से कल्चरल कैपिटल बनाने का एक एम रखी, जिससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, है ना। कल्चरल कैपिटल बन गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया, बाहर का लोग देख रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आ गया घूमने। इसका पहला जो एससीओ का कल्चरल कैपिटल बनाया गया था, किसको बनाया गया था, इंडिया का ही था, काशी वाराणसी, ठीक है। बाकी जो भी चीज है फैक्ट है, क्या है नहीं है ना। ये कल्चरल कैपिटल किसको बनाया गया। और इस बार का सर्वे जो हुआ क्लीनर इंडिया स्वच्छ भारत मिशन का, उसमें काशी को क्या मिला, वाराणसी को क्या मिला। ये एससीओ का नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये अलग है। क्लीनेस्ट गंगा बैंक सिटी 2023 का किताब किसको मिला, वाराणसी। ये अलग है, एससीओ में मत लिख देना, नहीं तो एससीओ वाले फिर कूटेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।